जी हाँ मित्रों, एक राजा का कट्टा चोरी हो गया है और एक आईपीएस ऑफिसर का दिमाग इंडियन आइडल के जज से अलग चलना चाहिए। ऐसी कुछ मैं यूपीएससी मेंस एथिक्स पेपर और यूपीएससी इंटरव्यू के लिए आपको बात करना चाहता हूँ। वैसे यूपीएससी की तैयारी के लिए मैं अखबार तो इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू पढ़ता हूँ, लेकिन आत्मा की तृप्ति मुझे केवल गुजराती समाचारों से मिलती है। तो आज सुबह के ही पेपर में आया कि गुजरात में राजपीपड़ा नाम की जगह पे एक राजा था और उसकी ऑटोमेटिक पिस्तौल कोई चुरा के ले गया। हालांकि पुलिस ने धर लिया बाद में। अब आप कहे भाईपन ये यूपीएससी में किधर काम का है। इसमें से मैंने यूपीएससी एथिक्स और इंटरव्यू के लिए एक केस स्टडी या सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट बनाया। आप सोचना, सपोज यू आर अ पुलिस ऑफिसर और आपके ऑफिस में ये कोई राजा या अमीर आदमी आता है कि मेरा पिस्तौल चोरी हो गया है, इसको आप ढूंढ के दीजिए, मेरी ईशान में कमी आ गई है। और उसी वक्त एक गरीब आदमी भी आपके पास आता है कि सर मेरी बकरी चोरी हो गई है और उसके चलते मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, उनको दूध नहीं मिल रहा है, आप मेरा केस पहले सॉल्व करो। तो किसका केस आप फर्स्ट प्रायोरिटी में सॉल्व करोगे, दैट इज द क्वेश्चन। मैं दिमाग में 5 तक गिनता हूं, आप जवाब सोचना, फिर मैं बताता हूं। ओके, देखिए, हर जगह गरीब की पहले मदद करना ज़रूरी नहीं है। जो आईपीएस है तो उसका दिमाग इंडियन आइडल जज जैसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप सोचो, चुराई हुई पिस्तौल से तो और मिसयूज़ हो सकता है। दूसरा, किसी का किडनैपिंग किया, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग किया। तो चुराई पिस्तौल ढूँढना पहले ज़रूरी है, चुराई बकरी ढूँढना बाद में ज़रूरी है। अब आप कहिए, ये तो हमको भी पता था भाई। लेकिन जब यूपीएससी के मेंस एथिक्स पेपर 4 में ऐसा कुछ पूछा जाए, ऑफ कोर्स इतनी आसान केस स्टडी तो वो नहीं पूछेंगे, ये तो आपका विषय में रुचि बढ़ाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो 150 वर्ड्स में कुछ पूछा है जवाब लिखो या 250 वर्ड्स में पूछा है जवाब लिखो, तो इतने पेजेस आप कैसे भरेंगे? एक लाइन से तो भर नहीं सकते, तो आपको और कुछ थियरी और थिंकर्स की पता होनी चाहिए। तो हाउ टू फिल अप 150 वर्ड्स? कुछ थिंकर्स और थियरी को इसके साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक थिंकर थे इमैनुअल कांट, उन्होंने दिया डिओन्टोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। वो ऐसा बोल के गए कि जो आप डिसीजन लेने वाले हैं, उसके तुरंत के क्या कॉन्सिक्वेंस है, वो सही है, गलत है, उस पे आप ध्यान दो। दूर के कॉन्सिक्वेंसेस या दूर के अंजाम क्या होंगे, उस पे इतना ध्यान मत दो। मतलब अगर ये बात से सोचे तो देखिए, अमीर आदमी की गन ढूंढना ये भी पुलिस ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, गरीब आदमी की बकरी ढूंढना वो भी पुलिस ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बोथ एक्शंस आर राइट। तो हमें तुरंत दोनों पर सेम प्रायोरिटी पे सॉल्व कर देना चाहिए। लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंस पे इतना सोचा ना जाए कि भाई वो पिस्तौल जिसके हाथ में है तो आगे किडनैपिंग और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग कर सकता है। तो ये डिओन्टोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से सोचें तो दोनों ही चीज़ें इक्वली इंपॉर्टेंट है फॉर द इमीडिएट डिसीजन इटसेल्फ। लेकिन ये बात प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि हमारे पास पुलिस में मैन पावर, टाइम, रिसोर्सेज ये मर्यादित है, तो किसी एक को तो प्रायोरिटी देनी होगी। तो किसको प्रायोरिटी देंगे? ऐसी चीज़ जिसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज वन बाय वन ज़्यादा खराब होने वाले हैं चुराई हुई पिस्तौल के। फिर कोई थिंकर जॉन रॉल्स, उनकी थियरी ऑफ जस्टिस, वो ऐसा बोलते हैं कि देयर इज अ कंसेप्ट वेल ऑफ इग्नोरेंस। मतलब आप ये मत देखो, जैसे कानून की वो जो देवी है उसकी आंख पे पट्टी है, तो ये मत देखो कि कौन अमीर है कौन गरीब है। आप निर्णय को निर्णय के रूप में ही लो, आगे पीछे उसके कौन बैठा है वो मत देखो। तो इग्नोर हु इज द विक्टिम, अमीर आदमी है गरीब आदमी है। अगर हम ऐसा सोचे, विक्टिम को मत देखो। प्योरली आपके पास अगर ये आता कि भाई एक पिस्तौल चोरी हुआ, एक बकरी चोरी हुआ, तो सबसे पहले कौन को किसको ढूंढते आप? ऑब्वियसली पिस्तौल को ढूंढते। So the first priority must be the pistol, recovery of the stolen pistol because of the consequences. So that is John Rawls' theory of justice. तीसरा है यूटिलिटेरियन अप्रोच, जो ये जॉन स्टुअर्ट मिल्स और बाकी साथियों ने दिया। वो क्या बोलते हैं, कोई भी डिसीजन जो सरकार को लेना है, ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, अधिकतम लोगों का अधिकतम फायदा हो उसके लिए निर्णय लो। तो बकरी ढूंढे तो एक फैमिली का ही फायदा है, उसके बच्चे को दूध मिल जाए। पिस्तौल ढूंढ लिया तो पूरे सिटी का फायदा है, वरना इसका क्राइम में उपयोग होता तो बाकी सबका नुकसान हो जाता। तो स्टोलन पिस्टल रिकवरी इज अ बिगर प्रायोरिटी एज पर द यूटिलिटेरियन अप्रोच। आपका ये सब बराबर है, वो गरीब आदमी के बच्चे भूखे मर जाएंगे, उसका वेलफेयर क्या? तो वेलफेयर अप्रोच में तो आप ये सोचो ना कि सरकार क्या कुछ भी नहीं करे। सरकार की योजना तो है गरीब बच्चों को स्कूल में फ्री में खाना मिले, उसके लिए पीएम पोषण स्कीम है, जिसका पुराना नाम था मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील स्कीम। दूसरा, ये गरीब आदमी खुद क्या खाएगा? तो भाई नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत 5 किलो अनाज तो गरीबों को दिया जाता है।
पहले उसका भी 2-3 रुपए लेते थे, अब तो टोटल फ्री कर दिया कोरोना के बाद, जिसका नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो वेलफेयर के लिए सरकार कुछ तो करे, तो ऐसा तो है नहीं बकरी नहीं मिला तुरंत तो वो भूखे मर जाएगा। इससे भी एक गहरा एक प्रश्न जो बार-बार मुझे ये ईमेल और सब फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में आजकल पूछा जा रहा है कि क्या मेंस और एथिक्स और ऑप्शनल का पढ़ना अभी छोड़ दें, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स को सिर्फ 4 महीने बाकी हैं, तो अब प्रीलिम सेंट्रिक बन जाते हैं और मेंस का भी पोस्टपोन कर देते हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, वैसे यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए हमारा क्रैश कोर्स भी है, 2026 के लिए भी हमारे कोर्सेज़ हैं, लेकिन उसकी मैं बाद में बात करता हूँ। सबसे पहले हम इस पे बात करें कि मेंस और एथिक्स और ऑप्शनल की पढ़ाई की अभी हम स्किप कर दें, क्योंकि प्रीलिम्स 25 मई को है। 4 साढ़े 4 महीने बाकी हैं। मेंस एग्ज़ाम 22 अगस्त को है। अब आप देखो प्रीलिम्स और मेंस के बीच 87 डेज़ का गैप है। तो मेंस पेपर 3 में जैसे एक मुद्दा है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो मेरी आपको सलाह है अभी आप प्रीलिम सेंट्रिक बन जाओ और मेंस का ये मुद्दा स्किप कर दो, नहीं पढ़ा छोड़ो अभी उसको। वो आप कब पढ़ना, मई महीने में प्रीलिम खत्म हो जाए उसके बाद पढ़ना। उसके 2 कारण हैं। एक तो ये फूड प्रोसेसिंग एज़ अ टॉपिक वो प्रीलिम्स में वो पूछते नहीं। दूसरा मेंस के लिए भी इसको पढ़ना है, मुश्किल से 2 ढाई घंटे की पढ़ाई इसमें है। उससे ज़्यादा डेप्थ में या कुछ उनका प्रश्न भी नहीं आते। तो इट इज़ मैनेजेबल। तो विदिन दिस अगस्त एंड जून यू कैन मैनेज इट। माफ़ कीजिए, जून और अगस्त के बीच जो समय है उसमें आप इसको मैनेज कर सकते हैं। हाँ, तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री आप स्किप कर सकते हैं। अब कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होगा भाई प्रीलिम्स में क्या है, मेंस में क्या है। भाई सिलेबस तो पता होना चाहिए आपको, नहीं पता तो mrunal.org/syllabus वाले पेज पे जाके आप देख लो। तो मैं आपको बता रहा था कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री तो आप स्किप कर सकते हैं अभी के लिए, प्रीलिम के बाद उसको पढ़ना। लेकिन फिर कुछ कैविएट्स हैं, कुछ शर्तें, कुछ अपवाद हैं। जैसे आज़ादी के बाद के भारत की हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडियन हिस्ट्री, वो सिलेबस के हिसाब से प्रीलिम में नहीं पूछते, मेंस में पूछते हैं। तो फिर छोड़ देते हैं, अभी प्रीलिम सेंट्रिक बन जाते हैं, इसमें दिक्कत आएगी। जैसे आप ये 2024 की प्रीलिम का पेपर देखो कि भारतीय जनसंघ, सोशलिस्ट पार्टी, स्वतंत्र पार्टी, ये सब की किसने स्थापना की या कौन बड़े लीडर थे? इसमें कैसे कुछ ऐसे टॉपिक है जो आज़ादी के बाद हुए थे, यानी कि ये पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया का टॉपिक हुआ। उसी प्रकार कुछ सालों पहले लैंड रिफॉर्म्स के बारे में प्रश्न पूछे जो आज़ादी के बाद ज़मींदारी खत्म की और किसानों को ज़मीन दिया जाए, भूदान, ये सब का पूछा गया। तो कुछ बार पूछ भी लेते हैं, ऐसा कोई पत्थर पे लकीर नहीं है कि आज़ादी के बाद का इतिहास या इकोनॉमी कुछ नहीं पूछते। और इस प्रश्न का जब हम सोर्स मैपिंग करते हैं, ये भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने क्या की, तो ये सब आपको मिल जाता है क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की किताब से। उसमें सब जो बॉक्सेस दिए हैं, आराम से पढ़ो, यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस। तो फ्री टाइम जब भी आपको मिले, थोड़ा-थोड़ा देखते रहो आप। अब कुछ लोग कहेंगे पन भाई हिस्ट्री के नाम पे तो आर्ट कल्चर, एंशिएंट, मिडीवल, फ्रीडम स्ट्रगल, आज़ादी के बाद का इतिहास, वर्ल्ड हिस्ट्री सब कुछ तो पढ़ना है, तो इतना तो मैनेज नहीं होगा, प्रीलिम बहुत करीब है, यू आर राइट। तो इसमें देखो वर्ल्ड हिस्ट्री तो आप छोड़ो उसको, उसको प्रीलिम के बाद पढ़ना, लेकिन एटलीस्ट ये आज़ादी के बाद का इतिहास है, वो भी पूरा नहीं पढ़ सको, कोई मोटी जाड़ी किताबें जैसे बिपान चंद्रा, कम से कम पॉलिटिकल साइंस की ये किताब जो है ऐसे ही देखते रहो, इसमें से पॉलिटी सब्जेक्ट का भी कोई एमसीक्यू की फाउंडेशन और कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिलेगी। अब वो भी कितना टाइम आपके पास है उस हिसाब से निर्णय लो, नहीं टाइम है तो छोड़ो ये सब और सिर्फ हिस्ट्री का थोड़ा पढ़ा, एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न और बाकी सब्जेक्ट करो। देखिए डिसीजन आपको लेना है और डिसीजन जल्दी लेना है, वरना फिर ये कैंसर का आखिरी स्टेज बहुत जल्दी आ जाएगा। टाइम बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, प्रीलिम एग्जाम पास आ जाए, फिर कुछ आप नहीं कर पाओगे, जो काम के भी सब्जेक्ट है 4 वो आप नहीं देख पाओगे। एक्सेल शीट बना के काम करो। अब जैसे यूपीएससी मेंस पेपर 1, जीएस पेपर 1 मेंस में, उसमें 3 ब्लॉक्स हैं आप जानते हैं, हिस्ट्री, सोसाइटी एंड ज्योग्राफी। तो जो इंडियन सोसाइटी, अब कुछ लोग सोचे कि इंडियन सोसाइटी का तो प्रीलिम में कुछ पूछते नहीं तो अभी छोड़ ही देते हैं, बाद में देखेंगे। अब आप ये क्वेश्चन देखो कि सिंगल वीमेन जिनकी शादी नहीं हुई है, परिवार से दूर किसी सिटी में वो नौकरी करती हैं, तो उनकी आज़ादी और उनके फैमिली के साथ रिश्ते, उसमें क्या समस्याएं हैं, ऐसा यूपीएससी ने मेंस में पूछा। ये वीडियो पॉज करके आप सवाल आराम से पढ़ो, मैं मन में 5 तक गिनता हूँ। ओके। अब ये जो मेंस पेपर 1 2024 में इंडियन सोसाइटी का ये प्रश्न पूछा, आप कहें हाँ, हाँ, हमको थोड़ा बहुत तो अंदाज़ है सिंगल वीमेन उनको क्या दिक्कतें आती होंगी। भाईपन वो जो पूछा गया है इतना 250 वर्ड्स में, 250 वर्ड्स आप कागज़ पे ए4 साइज़ पे कोरे कागज़ पे लिखने की कोशिश करो। 1 पेज, दूसरा पेज, तीसरा और चौथा आधा जाए इतना लिखना पड़े। डू यू हैव दैट मच वोकैब्युलरी एंड कंटेंट? हम सोचने बैठे अच्छा उनको रेंटल होम में दिक्कत आती होगी, फैमिली से दूर हैं ये एक्स वाई जेड,
क्या इतना 3.5 पेज का आप लिख सकते हो? प्रश्न खुद में कठिन नहीं है। आप न्यूज़पेपर कॉलम, खासकर संडे लाइफ़स्टाइल वाले जो कॉलम आते हैं इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू में, उसमें पढ़ने की आदत हो तो अलग-अलग समय पे ये जो महिलाएँ, वर्किंग वीमेन, उनको क्या दिक्कतें आ रही हैं, समाज उनको कैसे ट्रीट कर रहा है, इट इज़ गिवन। पर ये आर्गुमेंट और पॉइंट सुने होने चाहिए, पढ़े होने चाहिए, तब जाके कर सकते हैं ना। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ये प्रेजेंट सिंगल वर्किंग वीमेन को फैमिली रिलेशन से क्या हो रहा है अभी, ऐसा पढ़ाया नहीं होगा, क्योंकि इसके पहले यूपीएससी ने ऐसा कभी पूछा ही नहीं है। हर साल ऐसे प्रश्न आते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपको सपना आ जाना चाहिए था कि ये होने वाला है, लेकिन अगर आप रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत रखते फॉर द एंटायर ईयर, तो आप कुछ दूसरों से अच्छा लिख पाते। तो प्रीलिम्स करीब आ रही है, करीब आ रही है करके जो छाती पीटी जा रही है, तो और हम ये छोड़ देते हैं, वो छोड़ देते हैं। मेरा आपको प्रश्न है, जब प्रीलिम करीब आ रही है, तो क्या खाना-पीना छोड़ दोगे? क्या पानी पीना भी छोड़ दोगे? साँस लेना भी छोड़ दोगे? तो अखबार पढ़ना मत छोड़ो भाई। दिन में 20-30 मिनट तो अखबार को निकाल ही सकते हैं, और 20-30 मिनट भी नहीं, 15 मिनट भी निकालो। बीच में जो अच्छे-अच्छे कॉलम्स होते हैं, उनको पढ़ो जब आप लंच ले रहे हो या कुछ बैठे हो आराम से। इतना तो टाइम निकाल ही सकता है आदमी। तो शुड आई स्टॉप रीडिंग द कॉलम्स आल्सो जस्ट बिकॉज़ प्रीलिम इज़ कमिंग नियर? तो मेरी सलाह है, नहीं भाई, पढ़ते रहो। पूरा साल कुछ पढ़ोगे, वोकैब्युलरी आइडियाज़ जनरेट होंगे, जो एथिक्स, इंटरव्यू, निबंध सब जगह आपको काम में आएँगे। तो जब हम कहते हैं कि यू हैव टू बिकम प्रीलिम सेंट्रिक बिकॉज़ प्रीलिम एग्ज़ाम इज़ कमिंग नियर, तो इसका मतलब क्या है कि जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री है, अब उसके मान लो 20 लेक्चर हैं, 2-2 घंटे के। तो 40 घंटे में उसको पढूँ, उसकी किताबें देखूँ, ऐसा टाइम अब इन्वेस्ट करने का मेरे पास समय नहीं है। लेकिन मैं रोज़ जो 15-20 मिनट अखबार का कॉलम पढ़ना है, वो भी नहीं पढूँ, ऐसा मेरे पास टाइम नहीं है। अगर आपकी ऐसी सोच है, तो छोटी बुद्धि है, ये आपकी मानसिक दरिद्रता है, मेंटल पॉवर्टी है, आपका कल्याण हो नहीं सकता। क्योंकि प्रीलिम के बाद भी मेंस और इंटरव्यू में भी स्कोर लाना है, और आपका फाइनल सिलेक्शन प्रीलिम से नहीं होता है। मेंस और इंटरव्यू के स्कोर से मेरिट लिस्ट बनता है। अब ऐसी कुछ बात है, ये मेंस पेपर फॉर एथिक्स। मेरी आपको सलाह है कि उसमें 2 पार्ट्स हैं, थिंकर थियरी, और पार्ट बी में सब केस स्टडीज़ आती। कम से कम थिंकर थियरी की थोड़ी बहुत पढ़ाई रोज़ आप 20 मिनट, 30 मिनट करके कुछ तो करो, ताकि आप उसको करंट अफेयर्स से जोड़ सके, बाकी न्यूज़पेपर कॉलम से जोड़ सके, एंड इट विल हेल्प यू इन आंसर राइटिंग। एथिक्स में भी मदद करेगी, निबंध में भी मदद करेगी, कुछ इंटरव्यू में भी मदद करेगी। ये ऐसा है कि रोज़ एक आधा बादाम आप खाओगे, तो पूरे साल के बाद आपकी हेल्थ बेहतर होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, सीरिया में अभी आप जानते हैं धमाल चल रही है, तो उधर एक कोई ये था जोलानी, लीडर था उनका। अब पहले यूएसए ने कहा ये जोलानी आतंकवादी है, इस पे $10 मिलियन की बाउंटी यानी कि इनाम रखा था। लेकिन जैसे ही असाद भाग गया और इसको अभी वो कंट्रोल आ गया, तो अमेरिका ने इसके ऊपर जो $10 मिलियन का इनाम था रद्द कर दिया, क्योंकि इसने सीरिया फतेह कर दिया। तो मतलब कि टेररिस्ट की क्या व्याख्या है? कौन डिसाइड करेगा? कब वो व्यक्ति टेररिस्ट नहीं रहता? और ऐसा ही वॉशिंग मशीन जो बिडेन ने चलाया कि अब से जोलानी आतंकवादी नहीं है, रशिया में भी उनके सांसद एक विधेयक यानी बिल ला रहे हैं कि अब से तालिबान हमारी आतंकवादी लिस्ट में नहीं है। तो उधर पुतिन भी अपना वॉशिंग मशीन चला रहे हैं। तो मेंस पेपर फॉर एथिक्स के लिए आप सोचो, इंटरनेशनल रिलेशन में एथिक्स, ऐसा वहाँ पर एक टॉपिक है। क्या इन लोगों ने आतंकवादियों की लिस्ट से वो दोनों जने को हटा देना उचित है कि नहीं? अब अगर आप ये जॉन स्टुअर्ट मिल वगैरह के यूटिलिटेरियनिज्म प्रिंसिपल पे कि ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल, इनसे लड़ते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा लोगों की नुकसान, शोषण और सब चलती रहेगी, उससे बेहतर है कि अब समझौता कर लेते हैं। उस हिसाब से आतंकवादियों से भी समझौता इंटरनेशनल रिलेशन में, उनको वॉशिंग मशीन में डाल के कैरेक्टर सुधार देना, कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे देना, ये सब कुछ जस्टिफाइड है। तो अब इन पे सोचो, अब ये ऐसे मुद्दे हैं, कोई कोचिंग नोट्स या मटेरियल में हमेशा मिल जाए, ज़रूरी नहीं है। आप रोज़ अखबार पढ़ते हैं, थोड़ा मंथन करते हैं, अपने शब्दों में कुछ लिखते हैं, इट हेल्प्स। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये जो मेंस को बिल्कुल दरकिनार कर देना है, कुछ नहीं पढ़ना, न्यूज़पेपर भी नहीं देखना है, प्रीलिम्स करीब आ रही है, ये जो छाती आप पीट रहे हैं, ये आपकी मेंटल पॉवर्टी है। इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू। दूसरी एक बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच अगर आप गिनने बैठो, तो इस बार नॉर्मली मेंस एग्ज़ाम सितंबर में होती थी। इस बार मेंस एग्ज़ाम 22 अगस्त को होने वाली है। अब प्रीलिम और मेंस के बीच 87 डेज़ का गैप है, अगर आप आँकड़ों के हिसाब से गिनें। मेरा ये कहना है कि 87 डेज़ का गैप नहीं है, सिर्फ़ 62 डेज़ का, यानी कि मुश्किल से 2 महीने का गैप है। वो ऐसे कि प्रीलिम्स का आपने पेपर दिया, उसके बाद 7 दिन तक तो पढ़ाई होगी नहीं, क्योंकि इधर-उधर आंसर की मैच करो, कट ऑफ देखो,
प्रीलिम से पहले आप रात-रात भर इतनी पढ़ाई की हो कि आप मेंटली एग्ज़ॉस्ट हो गए होते हैं। तो प्रीलिम एग्ज़ाम के बाद 7 दिन तक पढ़ाई का मूड ही नहीं बनता। वो वैकेशन मोड में ही सब आ जाते हैं। तो वो तैयारी होनी नहीं। नेक्स्ट, जब आप प्रीलिम पास करते हैं तो एक नया फॉर्म भरना पड़ता है जिसको बोलते हैं डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। ये जो डैप फॉर्म है जिसने ज़िंदगी में कभी नहीं भरा तो पहली बार भरने में उसके 3 दिन का दिमाग चला जाएगा। ये सर्टिफ़िकेट जोड़ना है कि नहीं, वो वाली चीज़ लिखनी है कि नहीं, वो 2 जने को पूछेगा, तीसरा और जवाब देगा। तो मतलब ही विल बी मेंटली नॉट फ़ोकस्ड। और वो 3 दिन वैसे भी प्रीलिम में मैं पास हो गया हूँ इस खिशी खुशी में, वो सबको बताएगा, थोड़ा सेलिब्रेट करेगा, तो 3 दिन उसकी कुछ ख़ास तैयारी नहीं होगी। तो 7 और 3 10 दिन उसके बर्बाद हुए। फिर आती है मॉक टेस्ट। देखिए मेंस के अंदर जीएस के 4 पेपर हैं, निबंध का 1 पेपर है, ऑप्शनल के 2 पेपर हैं, तो कितने 7 पेपर हुए और सबकी आप 2-2 भी टेस्ट दो, मॉक टेस्ट फुल लेंथ वाली। तो एक मॉक टेस्ट फुल लेंथ वाली देनी है, मेंस की 3 घंटे गए, 3 और 3 6 घंटे और उसके बाद जो मेंटल फटीग होती है, तो ये सब आप जब गिनने बैठो, तो 15 दिन तो आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट लिखने में चले जाएँगे। तो 7, 3, 10 और 15, 25। अपने पास आप जो गिन रहे थे 87 डेज़ हैं, गलत है। असल में आपके पास 62 डेज़ ही है, यानी 2 महीने का ही समय है प्रीलिम्स और मेंस के बीच, जहाँ पर एकदम फ़ोकस होके आप कुछ पढ़ सकते हैं। अब वो उतना टाइम मुश्किल से आप, ये 62 डेज़ में आपके 7 तो पेपर हैं, उन सबका रिवीजन करोगे तो 8-9 दिन तो पर पेपर आपका रिवीजन में चले जाने हैं। तो नया क्या ही पढ़ लोगे? तो पहले ही आइडियली यू शुड हैव रेड एंड कंप्लीटेड मैनी थिंग्स, और ये जो 2 महीने हैं उसमें केवल रिवीजन, अपने नोट्स को थोड़ा और अपग्रेड करना, पीवाईक्यू देख के, कुछ करंट अफेयर्स देख के, और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना, यही काम हो सकता है। तो अगर कोई ये सोचता है नहीं नहीं, ये जो प्रीलिम्स और मेंस के बीच 80 डेज थे जो कि टेक्निकली 60 के आसपास ही हैं, उतने में मैं सब कुछ कर पाऊंगा, तो 200 बादाम एक दिन में खाने की बात है, आपका सब बदहजमी इंडाइजेशन हो जाएगा। तो ये कहता है कि प्रीलिम्स और मेंस के बीच जो ये मुश्किल से 2 महीने का गैप है, उसमें मैं बहुत कुछ नए नए सब्जेक्ट कंप्लीट कर दूंगा। तो वो ऐसी बात है, कहता भी दीवाना और सुनता भी दीवाना। ये 3 लोग हैं, 2022 में यूपीएससी दिया, आईपीएस में सिलेक्ट हुए। लेकिन इनको लगा आईपीएस के मुकाबले आईएएस का पावर और काम करने का स्कोप और सब अपॉर्चुनिटीज़ नौकरी के दौरान और नौकरी के बाद भी ज़्यादा हैं, तो हमको तो आईपीएस नहीं जमता है, हमने को आईएएस बनना है। तो 2023 में इन लोगों ने वापस एग्ज़ाम दी और ये आईएएस बने। अब समझो 2023 के जो रैंकर हैं 1 से 5, उसमें 3 तो ऐसे हैं कि जो ऑलरेडी पिछले साल आईपीएस थे, अब फिर से परीक्षा दे के आईएएस बन रहे हैं। तो इमेजिन द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन। ये कुछ लोग 2-2 बार टॉपर बन रहे हैं और हमारा प्रीलिम का सिलेबस ख़त्म नहीं हो रहा है। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। आप दुनिया में इंसाफ होना चाहिए, इनको एक बार मिल गया तो अब बाकी लोगों को मौका मिलना चाहिए। ये सब जो आइडियल एथिक्स की बातें, वो तो है नहीं। जैसे चुनाव में एक ही कैंडिडेट 2 जगह से लड़ सकता है, ये सब लोग भी बार-बार एग्ज़ाम दे सकते हैं। हालाँकि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में ऐसे नियम है कि 2 बार आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते विदाउट रिज़ाइनिंग फ्रॉम द जॉब, एंड बाकी सब में दे दनादन चलते रहता है। तो डू नॉट अंडर एस्टिमेट द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन। प्रीलिम तो बस एक ही उसका स्टेप है, उसके बाद मेंस और इंटरव्यू की लड़ाई अलग है। तो वैसे तो आपको तैयारी पहले से ही शुरू कर देनी चाहिए थी, ये जो भी मेंस का बहुत सारा खत्म कर देना चाहिए था। वो लेजी ग्रास हॉपर की कहानी याद करो कि बाकी चींटियां अपना मेहनत से खाना जुटाइए, बस अपना गिटार बजा रहा है। हाउ कैन दैट हेल्प? देखिए सड़क से उठा के स्टार बना दूंगा, कुछ भी नहीं पढ़ा है प्रीलिम में फिर भी 5 महीने में तुम्हें पास करा दूंगा, ऐसे झूठे सपने अगर आपको कोई दिखा रहा है, तो वो कहता भी दीवाना और सुनता भी दीवाना वाली बात है। अब सोचिए, 100 मीटर की दौड़ है, या कहे कि जो यूपीएससी का कट ऑफ है प्रीलिम में, उसके लिए करीब जो भी 90 मार्क्स के आसपास हमको पहुंचना है। तो ये भाई फिनिश लाइन के करीब है, ठीक ठाक पढ़ चुका है। ये पीछे लोग जो हैं वो भी मेहनत कर रहे हैं, 60 की कैपेसिटी है, 80 90 100 तक उनको पहुंचना है। तो इनको कुछ पॉलिश मार के उत्थान हो सकता है इनका। जो कोई ऐसा है कि जो 0 मीटर स्टार्ट लाइन पे है, जिसने अभी शुरू भी नहीं किया है, और अगर वो सोचता है कि मैं अब ये 5 महीने में 100 मीटर की लाइन दौड़ के चला जाऊंगा, वो तो भाई कहता भी दीवाना और सुनता भी दीवाना बात है। हालांकि ऐसे लोगों को डीमोटिवेट नहीं होना है, लेकिन आप 2026 को टारगेट करो, दैट इज़ मोर बेटर। तो ये जो लोग हैं जो 60 पे हैं, 100 तक पहुंचना चाहते हैं, उनको पॉलिश की ज़रूरत है, थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं लेकिन और उनको एडवांस बनना है, उनकी मदद के लिए अनअकैडमी का प्रीलिम सक्सेस प्रोग्राम, या आप कहें क्रैश कोर्स, शुरू हो रहा है 14,999 के अफोर्डेबल प्राइस पे। अफोर्डेबल इसलिए क्योंकि इसके अंदर आपको जीएस और सीसेट के लाइव क्लासेस की एक्सेस मिलती है।
बहुत सारे ऐसे अभी आप निकलेंगे कि केवल सीसेट के 20,000 रुपये माँगेंगे और लोग उनको देते भी हैं। तो उसके मुकाबले काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है। जीएस, सीसेट बोथ, नोट्स, मॉक टेस्ट, लाइव क्लासेस, डाउट रेज़ोल्यूशन, थियरी, करंट सब कुछ आप एक्सेस कर सकते हैं। इसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगी। दूसरी बात कि जिनकी तैयारी अभी शुरू भी नहीं हुई या बहुत कम है, तो फिर 25 को छोड़ो, 26 की ठीक से तैयारी करो और 2026-27 के लिए भी हमारे फाउंडेशन बैचेस शुरू हो रहे हैं और वहाँ अपनी जो ऑफर अभी है कि 9 महीने के सब्सक्रिप्शन पे 9 महीने एक्स्ट्रा फ्री, यानी 18 महीने, 12 पे 12, 18 पे 18। तो इसका भी आप लाभ ले सकते हैं। लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन। लेट्स क्रैक इट। An academy. Let's crack it.